जो ज़्यादा शिक्षित है वो शिक्षा की तरफ देखता है उस नज़रिए से, और जो लोगों में शिक्षा नहीं है बिरादरी में, वो सिर्फ नेता और घर समाज के लोगों के बहकावे में आकर वो कहीं कहीं भी बिखर जाते हैं। आपको अपना अधिकार जानने का मौका कब मिलेगा? आप शिक्षित भी हो गए हैं, अब सब कुछ है, लेकिन अब हम संगठित अभी भी ठीक से नहीं है, तो हम एकजुट करने में लगे हुए हैं। बाबर को तो बुलाया दावत दे करके, और किस लिए बुलाया? रांगा और सांगा ने बुलाया, आप मेरे साथ हो जाइए और उस पर हमला करिए और सरकार में हम उसका फतह करके हम राजा बन जाएंगे। इसलिए तो उनको बुलाने वाले भी यही लोग हैं। किसी बादशाह ने जुमा की छुट्टी तक नहीं कराई, लेकिन 150 साल हुकूमत, 125 साल हुकूमत की अंग्रेज ने अपना जो है पार्लियामेंट की छुट्टी एतबार कर रखी है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के चेयरमैन साहब हैं, दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन जी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, सर, जिस तरह से देश भर में SC ST OBC के साथ, माइनॉरिटी के साथ इस तरह से भेदभाव हो रहा है देश भर में, आप उसको कैसे देखते हैं? देश के आज़ादी के बाद भी और देश के आज़ादी के पहले भी जो OBC है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, उसको और माइनॉरिटी को भेदभाव के नज़र से नहीं बल्कि बहुत गिरी नज़र से देखा जाता रहा। लेकिन अब ये ज़रूरी ये हो गई कि हम लोगों ने ख़ास करके सर सैयद अहमद ख़ान जो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बुनियाद रखा, उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए, पंडित मदन मोहन मालवीय के मार्गदर्शन पे चलते हुए हमारे समाज में, OBC में, हमारे अनुसूचित जनजाति में के लोगों में और ख़ासकर माइनॉरिटी के लोगों में तालीम, तरबियत, शिक्षा बेदार हुआ है। और जब हुआ तो हम लोगों ने लड़ने का प्रयास किया, और आज जो हो रहा है वो सिर्फ इस टाइम, हालांकि सबसे ज़्यादा काम किया किसी ने तो वो ख़ासकर जो SC ST के लोग हैं, वो बड़े बड़े पदों पर गए, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों पर अमल की, एकत्रित हुए और तालीम पर, शिक्षा पर जोर दे करके वो कामयाबी हासिल किया उन्होंने। उसी तरीके से अब सर सैयद अहमद ख़ान के तालीम मिशन को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए हमारे देश में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी और बैकवर्ड के जो लोग हैं, वो कामयाब हो रहे हैं। शिक्षा पर ध्यान उन्होंने दिया और आगे उनकी तरक्की तेज़ी से हो रही है। सारे लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं अपने आप को, और देश में अपने लोगों को पहचानने की शक्ति बढ़ रही है। चलिए, मैं इसी पे सवाल लूँगा। 2025 में आप दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मुस्लिम वोटर जो है वो ख़ासकर जो अभी कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि आप एकत्रित रहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम भी मानते हैं कि हमारे समाज में बहुत कमी है, हर जगह बढ़ जाते हैं। उसका नतीजा है कि वो एक तरफा वोट तो अब जाता नहीं। उसका वजह कई है। जो ज़्यादा शिक्षित है वो शिक्षा की तरफ देखता है उस नज़रिए से, और जो लोगों में शिक्षा नहीं है बिरादरी में, वो सिर्फ नेता और घर समाज के लोगों के बहकावे में आकर वो कहीं कहीं भी बिखर जाते हैं। उसका नतीजा है कि इलेक्शन में अभी जो हुआ है लोकसभा के इलेक्शन, उसमें मैं दावे से कह सकता हूँ कि टोटल का टोटल माइनॉरिटी वोट जो है एक तरफा गया। चाहे वो अलायंस था उससे, आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से, तो कांग्रेस का कैंडिडेट हो चाहे आम आदमी का हो, उन्होंने एक तरफा वोट दिया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल है कि आपने दिल्ली का इलेक्शन पूछा, दिल्ली के इलेक्शन में अगर अभी वक्त बताएगा कि क्या हम अलायंस होकर के इलेक्शन लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, इसका फैसला करना बहुत मुश्किल है। हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं नजफगढ़ ज़िला से, उसमें हम देखेंगे कि पार्टी हमें क्या आदेश करती है, किस तरह से हमारा वहाँ से फरमान जारी होता है या हमारा सलाह होता है, उस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन देखा जाए तो जो अलायंस था आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन का अलायंस टूट गया है। आम आदमी पार्टी अलग, आपने देखा होगा हरियाणा में चुनाव लड़ी है, हार गए। उसको लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ताकि आप कह रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट हो रहा है, पढ़ लिख रहा है और उसको समझ बढ़ गई है, क्या लग रहा है कि उसकी अपनी एक पार्टी होगी? क्योंकि तमाम पार्टियां हैं, भारतीय लिबरल पार्टी है दिल्ली में जो इस बार प्रमोट हुई है, अपने आप को कह रही को दलित CM OBC। नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, हरियाणा में इलेक्शन हारने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम OBC के लोग हट गए या माइनॉरिटी के लोग हट गए, नहीं। वो सवाल ये है कि वो देख रहे थे अपना भविष्य। जिस तरह से हालात बनते हैं हरियाणा के अंदर, कॉमनल झगड़े होते थे,
कॉमनल तरीके से बात होती थी, उस म्यार पे उन्होंने सोचा। और ख़ासकर जो केजरीवाल जी की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, उन्होंने अपना उम्मीदवार वहाँ खड़ा किया, उसका भी कुछ फ़र्क पड़ा। और कुछ ये भी है कि ज़्यादती जो होती रही है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पहले तो होता था दलित पर ज़्यादती होती थी बहुत ज़्यादा, समझ रहे, और अब माइनॉरिटी के लोग पे हो रहा है। ये तो चलता रहता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे सारे वक्ताओं ने भी कहा, हमने भी अभी कहा आपसे कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है। उसका कमी सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वो ये है कि हम में उतने पैमाने पर शिक्षा नहीं है और उसका प्रयोग कोई और कर जाता है, हमारे समाज को अपने तरफ लगा लेता है। समय का भी बहुत बड़ा इसमें दौर है, तगाजा है। बिल्कुल है। जब मुग़लों का काल था तो उसमें माइनॉरिटी जो समाज आज कहे जाने वाला जो है, और जो संवर्ण समाज है वो एक था, और दलितों के ऊपर शोषण जुल्म अत्याचार होता था। बिल्कुल होता है। लेकिन आज आज़ाद भारत है, लोकतांत्रिक देश है, 78 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गया है, लेकिन आज माइनॉरिटी के ऊपर बर्बरता की जा रही है, वो सामने देखा भी जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है? हमने इसीलिए हमको ये जो ऑल इंडिया में हमने जो है भारतीय जो अखिल भारतीय दलित मुस्लिम अधिकार मंच जो हमारा बना हुआ है, वो इसीलिए बना हुआ है कि हम ओबीसी और SC ST सब मिल करके और मुस्लिम समाज मिल करके बनाया, जिसमें PL पुनिया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बनाया। तो हम इसी पर काम कर रहे हैं कि हम दलितों को और मुस्लिमों को सबको इकट्ठा करके और उनको ये समझाने लग रहे हैं हर जगह कि भाई आप अपने अधिकारों की लड़ाई कब लड़ेंगे, आपको अपना अधिकार जानने का मौका कब मिलेगा। आप शिक्षित भी हो गए हैं, अब सब कुछ है, लेकिन अब हम संगठित अभी भी ठीक से नहीं है, तो हम एकजुट करने में लगे हुए हैं। मुग़ल काल में जिनके साथ रोटी बेटी का संबंध था, आखिर वो कैसे टूट गया इस 21वीं शताब्दी? देखिए, वो बहुत लंबी कहानी है। मैं एक बात बताऊं सबसे शुरू का। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो आवाज़ उठाते रहे कि यहाँ पे जो है वो बाबर हमलावर था, आया, राज किया, लूटा पाटा और वहाँ बैठ कर के राज किया, कहते हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या बाबर यहाँ हमला करने आया था? हमलावर करने कौन आया था? बाबर को तो बुलाया दावत दे करके, और किस लिए बुलाया? रांगा और सांगा ने बुलाया, हिंदुस्तान में बुलाया ना उसको, रांगा और सांगा ने बुलाया उनको। अब बुला कर कहा कि हम चाहते हैं इब्राहिम लोदी की सरकार को पटकनी देना चाहते हैं, आप मेरे साथ हो जाइए और उस पर हमला करिए और सरकार में हम उसका फतह करके हम राजा बन जाएंगे। इसलिए तो उनको बुलाने वाले भी यही लोग हैं। अब बुलाया, वो हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी से उन्होंने हाथ मिला लिया और उन्हीं को पटकनी दे दी। अब इसमें बुलाया किसने? किसी मुसलमान मौलवी या किसी मुस्लिम सियासतदान ने थोड़ी बुलाया, वो तो इब्राहिम लोदी से इनको परेशानी थी। इब्राहिम लोदी को तो इस सुनिए मेरी बात, अभी आपने बहुत लंबा तीर छोड़ दिया। देखिए मैं बताता हूँ, मुग़ल शासन की तो बात, उसको हमलावर तो ज़रूर कहते हैं। अब वो सवाल ये है कि हमलावर के लिए बुलाया किसको? बाहर से, काबुल से बुलाया किसने? किसी मुसलमान ने बुलाया, किसी बादशाह ने बुलाया? अरे बात नहीं सुनिए आप। जब ये 700 साल हुकूमत बादशाहों ने किया, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं था, हमारा संविधान में नहीं था, मनुवाद था, मैं मानता हूँ, चाहे वो मुसलमान बादशाह हो चाहे हिंदू बादशाह रहा हो, लेकिन मनुवाद चल रहा था। लेकिन अब जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे वगैरह वगैरह सब लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी, सारे देशवासी एक हुए, तब हुआ। आज भी हम एक हो जाएंगे सब, तो आज ये जो लोग 10% हैं वो कुछ नहीं कर सकते, सत्ता में भी नहीं रह सकते, लेकिन हम एकजुट हो ही नहीं सकते। सवाल यहाँ आ जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरह से संघर्ष की है, बाबा साहब को जितना सताया गया उतना तो मुसलमान को किसी को सताया नहीं, किसी लीडर को सताया। तो बताइए आप, कौन कह रहा है कि इस समाज में शिक्षित लोग पहले नहीं थे, आज नहीं है? अगर नहीं है तो एक ही चीज़ पर हम कामयाब नहीं हैं, जो बाबा साहब ने कहा था कि आप जो है संगठित होइए, उस पर अभी ये मुस्लिम समाज संगठित नहीं है और साथ साथ दलित समाज भी अभी इतना संगठित नहीं है। अगर जिस दिन ये हो जाएं, जैसे हमने मिशन चलाया कि अखिल भारतीय दलित मुस्लिम अधिकार मंच, अपना अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप इस मंच में आइए, अपना अधिकार को पहचानिए और लड़िए। किससे लड़िए? अपने आप से लड़िए, संघर्ष करिए और अपने लोगों से लड़िए, अपने लोगों को बनाइए। हम दूसरे पर तो हमला करते नहीं, हम तो कभी नहीं कहते, हमारी कोई ऐसी आवाज़ कहीं नहीं है कि हम किसी को कहते हैं कि उन पर हमला करिए, ऐसा नहीं सीखा। मेरा कहना ये है कि 700 साल की हुकूमत में किसी बादशाह ने जुमा की छुट्टी तक नहीं कराई। समझ रहे बात कि हम पार्लियामेंट की छुट्टी रख देते हैं जुमा के दिन, नहीं रखा। लेकिन 150 साल हुकूमत, 125 साल हुकूमत की अंग्रेज़ ने अपना जो है पार्लियामेंट की छुट्टी एतबार कर रखा, जिसके अपना उनका चर्च का दिन है। हमने कहाँ किया दिखाया कट्टरता?
जो बादशाह होता है या जो राजा होता है वो प्रजा सब उसकी बराबर होती है। ऐसे परसेप्शन बना दिया गया है कि मुस्लिम कट्टरपंथी होते हैं, ये परसेप्शन है ये। वो तो ये कहने, देखिए अगर ये नहीं कहेंगे, आज हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, अगर हम यहाँ हैं तब आप सत्ता में हैं, हम नहीं होते तो आप सत्ता में नहीं होते। हम मुद्दा ही हैं, हम मुद्दा ही हैं कि मुस्लिम हिंदू करे जाओ, राज करे जाओ, और यह क्या। पर्यावरणविद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आज इन्वायरमेंट ख़राब है, 2 दिनों से पटाखा जलाने से जो दिल्ली राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी प्रदूषित हुआ है, कैसे देखते हैं आप? मैं अपने एंगल से बताऊंगा, मैं क्योंकि योगा एक्सपर्ट हूँ, योगा रिसर्चर हूँ, और यूरोप के डॉक्टरों को योगा सिखाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1985 में यूरोप गया था, और इसी विषय पे मैं आपको अपने अंदाज से लेकिन बात कहूँगा, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है या जो कर रहे हैं, फैला रहे हैं, वो देखें। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं तो ये देखता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि मैं लंग्स कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ। पर्यावरण से बचने के लिए जो काम सरकार कर रही है या पब्लिक कर रही है या मीडिया कर रही है, वो अपने ढंग से कर रही है। मैं लोगों को ऐसी मजबूती दे सकता हूँ लंग्स को, और जो मेरे अंदर भी है कि आप देखिए कि मेरे ऊपर, जबकि मैं आप देख ही रहे हैं, मैं कोई जिम का आदमी नहीं हूँ, लेकिन योगा की ऐसी टेक्निक पे मैंने रिसर्च की है। सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री की नौकरी छोड़ के अपना 1 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया, और इसमें ऐसी रिसर्च की है कि आदमी इतना मजबूत रह सकता है कि पर्यावरण के बुरे असरात उस पर ज़्यादा असर ना कर सके। मैं आपसे, हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं एक सवाल करूंगा, मैं भी जियोग्राफी से पढ़ा हुआ हूं, तो आम तौर पे लोग कह रहे हैं कि जो व्यापारिक पौधे जैसे लिप्टिस हो गए, सागवन हो गए, ये पर्यावरण को ज़्यादा घातक सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की क्षमता बहुत कम होती है। क्या ये सही है? हाँ, ये तो है। और भाई यहाँ जो पैदा नेचुरली हो रहा है, नीम कितना अच्छा पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, पीपल कितना अच्छा है, जो यहाँ पैदा हो रहे हैं ना, वही यहाँ के लिए बहुत अच्छे हैं। देश भर में एक स्लोगन चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और ये स्लोगन तेज़ी से बढ़ रहा है। देश महाराष्ट्र में जगह जगह पे होर्डिंग बैनर लगा है, आप कैसे देखते हैं इसको? पहले तो मैं आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो आपने सवाल किया उसमें एक्चुअली कुछ भरमात दिखाई दे रही है, क्योंकि ये स्लोगन पहले इधर चलता था अपना SC ST OBC एंड माइनॉरिटी में। अब इन्होंने इनसे छीन के अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्षशील बनो। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बहुत दिन पहले कह दी थी ये बात। जो आज ये बात कह रहे बटोगे तो कटोगे, ये तो संघर्ष करके और अपने आप को अगर संगठित रखते हैं कोई भी आदमी, तो बटने कटने की कोई बात ही नहीं आती। लेकिन उसी महाराष्ट्र में बीते दिन एक वहाँ से तस्वीरें आई कि एक महिला जो है वो लंगर लेने जा रही थी, और जो व्यक्ति लंगर प्रोवाइड कर रहा था, जो खाना दे रहा था, उससे वो व्यक्ति ने साफ साफ उनके चेहरे पे बुर्का बना हुआ था। उससे मोदी जी कहे भी हैं कपड़े से पहचान करो, और वो व्यक्ति पहचान कर लेता है और साफ कहता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, उसके बाद से तुम्हें खाना मिलेगा। कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखो, धार्मिक आस्था से किसी भी आदमी पे ज़बरदस्ती थोपना उचित नहीं है, वो उसकी आस्था का विषय है। अगर कोई भी आदमी आस्था रखता है, अब हम किसी भी धर्म, जाति, लिंग के उस पे हम सब बराबर हैं। ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, सब स्वतंत्रता। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। पहले भी लोग रहते थे, अब भी रह रहे, आगे भी रहेंगे। लेकिन ये जो इस प्रकार के स्लोगन, इस प्रकार के जो बातें कहते हैं, ये उचित नहीं है समाज के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।